Struck an enemy target. Genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. Now I am become death, the destroyer of worlds. तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी इसी वीडियो के प्रीव्यू देखा, जिस तरीके से आपने कि किस टाइप का मूवमेंट वहाँ चल रहा था, एक्चुअली हो क्या रहा है, आप भी सरप्राइज होंगे। बट एक्चुअली ये सिचुएशंस थी आफ्टर द बॉम्बार्डमेंट, जब वहाँ पास हिरोशिमा में कर दी गई थी, तो उसके बाद की वो सिचुएशंस थी, उसके बाद के जो यूएसए ने जो बयान दिया उसके बारे में बातें थी एक्चुअली। तो हम इस वीडियो में रियलिटी देखेंगे कि हिरोशिमा में बॉम्बार्डमेंट की रियलिटी क्या है, क्या जापान जो है उसका कोई ब्लेम था, कुछ उसका रोल था कि उसके रीजंस की वजह से कुछ हुआ था, या फिर दूसरी तरह हम बोलें कि यूएसए ने ही कुछ ज़बरदस्ती हेजेमनी करके लाइक दैट उसने ज़बरदस्ती वहाँ पास बॉम्बार्डमेंट की थी। ऑब्वियसली हमको पूरा रीज़न पता नहीं होता है, बट स्टिल वी ट्राई टू मेक आवर ओन परसेप्शन लाइक रिगार्डिंग एनीथिंग, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। अपन को पहले पूरी इन्फॉर्मेशन जान लेनी चाहिए, उसके बारे में हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं हम उसकी कहानी के बारे में। तो वो जिस दिन हिरोशिमा में बॉम्ब जो है ड्रॉप किया गया, उस दिन की सिचुएशन जो है वो हर एक दिन की तरह थी, जहाँ पास हर एक इंसान अपने काम में व्यस्त था, हर एक इंसान एक दूसरे से बात कर रहा था। मतलब जैसे नॉर्मल डेज़ होते हैं, नॉर्मल मॉर्निंग होती है। ये टाइम था 8:14 से पहले का, 8:15 से पहले का मॉर्निंग के टाइम की बात करें हम, तो उस टाइम की सिचुएशंस थी। अब ये धीरे से क्या होता है, एक टाइम सिचुएशन से किसी को कुछ इस बारे में पता ही नहीं होता है कि उनके साथ ही कुछ क्षणों में क्या होने वाला है उनके साथ में। एवरीवन वाज लाइक नॉर्मल मॉर्निंग की तरह सब कुछ चला जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशंस जो है एकदम से चेंज हुई, ऐसा क्या हुआ। ये 8:15 मॉर्निंग की बात है। कुछ देखा गया कि आकाश में कुछ एकदम एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं एकदम से, लेकिन वो इतने दूर थे क्योंकि नॉर्मल पीपल उनको ज़मीन स्तर से देख ही नहीं पा रहा था। तो सब इंसान जितने हैं वहाँ पास, तो ऑब्वियसली दे वर नॉट अवेयर अबाउट दैट, क्योंकि उनको इतना दूर से दिख ही नहीं पा रहा था, बहुत ही डिस्टेंट में थे। अचानक से क्या होता है कि कुछ गिरता है एयरक्राफ्ट से, लोगों ने उसको क्लियरली देख नहीं पाए उसको, लेकिन 43 सेकेंड, जस्ट आफ्टर 43 सेकेंड के बाद जैसे उसको गिराया गया, वो एकदम से स्ट्राइक डाउन होता है टू द लैंड। एंड क्या था वो, इट वाज एन एटॉमिक बॉम्ब, वो एक एटॉमिक बॉम्ब था। तो सून आफ्टर होता क्या है कि जैसे ही एटॉमिक बॉम्ब जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, एक बहुत अमाउंट ऑफ ह्यूज लाइट, आप बोल सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका था। सिचुएशंस इतनी ड्रास्टिक हो चुकी थी, यू कैंट इवन इमेजिन दिस ऑल्सो। और जैसे ही वो बॉम्ब आगे ज़मीन में स्ट्राइक करता है, 80,000 लोग तुरंत इंस्टेंटली चुटकी बजाते ही वहीं पास उनकी डेथ हो जाती है इंस्टेंटली। ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे ये बॉम्ब ड्रॉप क्यों किया गया, राइट? उसके पीछे रीज़न क्या था? मतलब ऐसा तो नहीं है कोई ज़बरदस्ती आके किसी के ऊपर भी बॉम्ब ड्रॉप कर देगा, कोई रीज़न रहा होगा इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम और समझते हैं कि किस तरीके से ये एटॉम बॉम्ब्स जो हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप किए गए थे और उनके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो दोस्तों, हमारी जो कहानी की शुरुआत जो है वो होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 पे, जब हिटलर ने पोलैंड में इन्वेड किया हुआ था। और दूसरी तरीके से हम बोलें, दिस वाज वन ऑफ दी लाइक एक कंट्री मतलब एक के सपोर्ट में, दूसरी कंट्री दूसरे के सपोर्ट में, दिस वाज लाइक। तो दो मेन पावर्स थी, एक एक्सेस पावर और एक अलाइज पावर थी। तो बहुत बड़े बड़ी कंट्रीज थे, देवर लाइक एट दैट टाइम को उस टाइम की जो मेन पावर्स थी वो भी देवर एक्चुअली दे आर इन्वॉल्व इन दैट वॉर। फर्स्टली हम एक्सेस पावर्स की बात करेंगे, उसमें दो बड़े अलाइंसेस थे, पहले नाजीज ऑफ जर्मनी, इटाली और जापान ओब्वियसली, तो ये तीन जो है मेन हो गए। उसके बाद दूसरा जो था वो अलाइज पावर था। अलाइज पावर में अगर हम बात करें ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन की बात करें वो भी था, और अमेरिका की बात करें हम,
तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि अलाइज पावर में एक्चुअली फ्रांस और चाइना भी इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो भी उसके पार्ट थे। तो अगर शुरुआत में बात करूं मैं, तो यूएसए इसका पार्ट था ही नहीं। यूएसए वॉज नेवर बट अ पार्ट ऑफ, राइट फ्रॉम द इनिशियली वो इसका पार्ट नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो एक्सपीरियंसेस थे कि किस तरीके से उसने देखा कि क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसके, तो उसने डिसाइड किया यूएसए ने कि यूएसए जो है वो यूरोप और एशिया के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, और उससे जो भी चल रहा है लेट इट लाइक इसको चलने दो, मुझे उसमें इंटरफेयर ही नहीं करना है। लेकिन 1941 में ऐसा क्या होता है कि जापान जो है, ऑब्वियसली जापान ने जो है पर्ल हार्बर में अटैक कर दिया यूएसए के, एंड इस वजह से जो है क्या होता है कि यूएसए आर्मी जो है वो क्या करती है इस वॉर में, आप अपने आप को डिसाइड करती हैं कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और फाइनली यूएसए को वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं अलाइज पावर के टूवर्ड से कि हम वॉर को लड़ेंगे, हम भी पार्टिसिपेंट रहेंगे इसके। तो इस तरीके से चालू होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कहानी। तो इससे पहले हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटर करें, हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझना जापान की पर्सपेक्टिव से। तो आप इस मैप को देख सकते हो, जापान की पोजीशन, और आपको कुछ चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चालू हुआ था तो हम केवल एक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हिटलर का पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हिटलर जो है जर्मनी का तो उस पर ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा रहता है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा मिस करते हैं हम, वो जापान का पर्सपेक्टिव। क्योंकि देखिए, जब 1990s की जो शुरुआत हुई थी, 90s की शुरुआत की बात करें हम, तो 1900 की सॉरी, तो जब ये शुरुआत की गई यहाँ पास, तो जो जिस तरीके से इंडिया जो क्या था एक कॉलोनी बनी हुई थी किसकी, ब्रिटेन की, उसी तरीके से काफ़ी सारी कंट्रीज़ थे जो कि जापान का भी कॉलोनी बने हुए थे, जिस चीज़ के ऊपर हमारा कभी टेंशन नहीं जाता है। तो ये चीज़ भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जिस तरीके से ये इंडिया था, उस तरीके से इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारे जो एरियाज थे ये किसके अंडर कंट्रोल में थे, इसी के अंदर पे, जापान के अंडर पे। उसके अलावा जो ईस्टर्न जो एरिया है आपका, नॉर्थ कोरिया वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, साउथ कोरिया हो गया, इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ जापान, एंड मतलब कंट्रोल किया हुआ था, पार्ट नहीं था इसका, ऐसे बोल सकते हो। उसके साथ में जो हम बात कर रहे हैं वो मंचूरिया वाला पोर्शन, चाइना का जो नॉर्दर्न मोस्ट पोर्शन है, ठीक है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन लाइक पहले जब स्टार्टिंग में इसने कैप्चर किया यहाँ पास, तो उनका ऐसा कंसेप्ट था कि हम जो एशिया को ग्रेटर एशिया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और कुछ इस तरीके से उसका प्लान था। लेकिन वो एक्चुअली ऑब्वियसली ऐसा होता तो है नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल इन सारी कंट्रीज़ का यूज़ किसके लिए कर रहे थे, अपने आप के लिए, रिसोर्सेज के लिए, मतलब वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे, है ना, तो उनसे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। तो उसका जो बिगेस्ट एक्सपेंशन है जो मैं बात करूँ, वो नॉर्थ चाइना वाला पोर्शन है, वो मंचूरिया वाला पोर्शन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑनवर्ड्स। लेकिन ये वाला जो कैप्चर किया उसने मंचूरिया वाला, बहुत बड़ा पोर्शन था। उसके अलावा वो आगे भी एक्सपेंड किया था, जो आज के दिन हम मंगोलिया देख रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन पहले किसके कंट्रोल में था, रशिया के कंट्रोल में था, तो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, तो सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, तब भी वो वहाँ तक उसने एक्सपेंड किया। तो अगर मैं साउथ की बात करूँ तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये वाले स्पेशली एरियाज को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। एंड स्पेशली जैसे कि उसके जो पोर्ट्स वगैरह, जो साउथ के जो पार्ट्स थे, दे वर लाइक पहले जो वो किसके पार्ट थे, फ्रेंच एम्पायर के पार्ट थे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का एक प्रॉब्लम जरूर ऑब्वियसली चालू हो गया था, क्योंकि वो फ्रांस के पार्ट थे। अगर आप किसी से ऑब्वियसली वो वाले पोर्शन को मांगोगे जो उसके ऊपर किसी ने ऑलरेडी कंट्रोल कर रखा है, तो लड़ाई का तो एक बहाना बनता ही है ना, तो वहाँ पर लड़ाई का भी एक इशू क्रिएट होने लगता है, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि अब क्योंकि उनको ऑक्यूपाई करना था तो उनको वॉर तो करना ही पड़ेगा। तो ये 1940s में हुआ था कि उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट द फ्रांस, और इन एरियाज़ को उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन ऐसा करने से उसको क्या होना पड़ा, उसको पार्टिसिपेंट होना पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, क्योंकि हमने जैसे देखा पहले कि फ्रेंच जो था ऑलरेडी पार्ट था अलाइज वालों का, ठीक है। तो अगर ये करता है तो ऑब्वियसली ये बन गया है ना, अगेंस्ट हो गया अलाइज के, और एक्सेस को ज्वाइन करना पड़ा। तो वाइल द हिटलर वाज डिक्लेयरिंग द वॉर एंड टेरिटरीज को, बहुत सारी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई कर रहा था, जापान भी यही कर रहा था, एशिया में उसका भी यही करना था। अमेरिका जो है, अमेरिका ने ऐसा देखा, लेकिन स्टिल वांट टू इंटरफेयर इन द वॉर, ऐसा देखा, लेकिन फिर भी, लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ऐसा होते हुए ऑब्वियसली देख तो नहीं सकता था अमेरिका, तो उसने कुछ सोचा कि इसको
स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उसने सोचा कि इसके ऊपर इकोनॉमिकली कुछ इम्पैक्ट डाला जाए ताकि शायद कुछ एक्सपेंशन में कुछ फ़र्क पड़े, है ना, जिस तरीके से विस्तार करता जा रहा था उसमें कुछ फ़र्क पड़े। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ों को कम भी कर दिया था, लाइक ऑयल को जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था सोर्स जापान का, तो वहाँ उसको भी मना कर दिया। 80% जो ऑयल था जापान का वो अमेरिका से लिया जा रहा था। अमेरिका का कहना था कि इट वुड रिज्यूम लाइक सेलिंग टू द ऑयल टू द जापान ओनली ऑन वन कंडीशन। उन्होंने कहा केवल एक ही कंडीशन में हम आपको बेचेंगे। पहला कंडीशन ये हमारे कि आप जो है चाइनीज़ एरिया से आप विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन और सारी अलाइंसेज जो है जर्मनी इटाली के साथ में जिस तरीके से आपने ज्वाइन किया हुआ है उसको भी आप तोड़ दीजिए तो वापस चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जापान ने, और ही ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग द ग्रेटर एशिया। उसका ड्रीम क्या था? ग्रेटर एशिया को क्रिएट करने का, बट ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली। अब आगे क्या होता है कि इट वुड हैव टू बी स्वेस्ड बाय लाइक जापानीज एम्पायर। सबसे पहले तो ये हुआ कि अमेरिका की वार्निंग को उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो देखना चालू कर दिया सेकेंड ऑप्शन के टुवर्ड्स। और उन्होंने देखा कि जो मलेशिया इंडोनेशिया वाला जो पोर्शन जो था उनका, इट वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम कि वहाँ पास क्योंकि ऑयल का गुड प्रोड्यूसर मिल जाएगा, आपको रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो उन्होंने प्लान किया इन एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए और वहाँ पर ऑयल ड्रिलिंग को चालू कर दिया। अब उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर दिया। इधर भी एक प्रॉब्लम हो गई, वो क्या कि उस टाइम पर जो इंडोनेशिया जो था वो डच ईस्ट इंडिया इंडीज़ के अंदर पे था जो कि डच के कंट्रोल में था, और मलेशिया जो था वो ब्रिटिश हिमालय था जो कि ब्रिटिश कंट्रोल में था, और ब्रिटिश और दोनों जो डच था दोनों ही अमेरिका के अलाइज थे। तो अगर जो है भले ही जापान अटैक करता है इन कंट्रीज़ पे, इसका मतलब ये रहेगा कि वो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर जो है अटैक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों से डिफेंड करने के लिए, अलाइज से डिफेंड करने के लिए, अपने अलाइज को डिफेंड करने के लिए उसने क्या किया, देयर वाज अ चांस कि जो अमेरिका है, मतलब चांसेस ये था कि अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन जापान जो था उसने प्लान कर लिया था कैप्चरिंग द फिलीपींस, उस पर भी कंट्रोल करने का सोच लिया था। लेकिन अमेरिका विच वॉज द अमेरिका, उस टाइम पे अमेरिका की टेरिटरी थी, तो अमेरिका हैड टू लाइक ऑक्यूपाइड एंड कॉलोनाइज दैट फिलिपिन पोर्शन, उसको भी उसने उस टाइम पे कर लिया था, अमेरिका के पार्ट में था। तो आप डायरेक्टली न्योता दे रहे हो भाई उस चीज़ के लिए, आप इन्वाइट कर रहे हो कि भाई प्रॉब्लम्स आओ मेरे पास में, तो क्या किया जा सकता है उस चीज़ का। अमेरिका जो है दैट वुड डेफिनेटली अटैक द जापान, उस टाइप पे कर सकता था, लेकिन when they had like actively try to like steal their territories को steal करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया। तो क्वेश्चन आता है that how would the dream of a greater Asia be fulfilled without the Philippines, क्योंकि फिलीपींस किसके पार्ट में था उस टाइप, तो अमेरिका पास था, है ना। तो चीज़ों को वापस लाना इज अ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। अब क्या होता है कि जापान था, जो जापान वाज लेफ्ट ओनली विद वन ऑप्शन, उसके पास केवल एक ही ऑप्शन था। क्या था? वो ये था कि वो इन एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर ले और कॉलोनाइज कर ले इन एरियाज़ को, एंड इन केस अगर अमेरिका जो है इट वुड डिसाइडेड टू अटैक ऑन देम, अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि अमेरिका ने डिसाइड कर लिया कि उसके ऊपर अटैक करेगा, तो वो पहले तो चुप हो जाएंगे, और क्योंकि जापान को पता था कि अमेरिका इसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसको ये भी पता था कि अमेरिका की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज़्यादा है ना, इस चीज़ के बारे में वो अवेयर था। अब जापान को ऑब्वियसली ये भी पता था कि अगर हम दोनों के बीच में वॉर होता है तो ऑब्वियसली हमें डिफीट तो होना बिल्कुल ही एकदम पॉसिबल है, एकदम आसानी से हो जाएंगे। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर हम मिलिट्री बेस में अटैक करते हैं अमेरिका के ऊपर, तो लाइक उनका फाइटर जेट्स और इन वेसल्स को इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उनका ऐसा मानना था कि अमेरिका जो है उसमें अटैक नहीं, उनके ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर पाएंगी। सो इस थॉट के साथ में 7 दिसंबर 1941 में जापान कंडक्टेड अ सरप्राइज अटैक ऑन द यूएस की पर्ल हार्बर बे में जो है अटैक कर देता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ी जो है बोलना चाहिए गलती थी जो उसने परफॉर्म की उस टाइम पे 7 दिसंबर 1941 को। जापान के जो रेडर्स थे आर ऑन द लूज डेफिनेटली, बिना किसी वार्निंग के उन्होंने इस हार्बर पे अटैक कर दिया, सिटी होनोलुलु पे। अब आप ऑब्वियसली सोच सकते हो कि आप किसके पास, आप इस इंटेंशन के साथ जा रहे हो कि आप किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा नहीं होगा। तो एक सरप्राइज अटैक है और लगभग 350 एयरक्राफ्ट जो है जापानीज़ नेवी की यहाँ पास आई, और यहाँ पास बॉम्बार्डमेंट की गई हार्बर में, कम से कम 2 घंटे लगातार हुई। 19 जो है यूएस नेवी शिप्स जो हैं, लगभग 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और लगभग 2000 से ज़्यादा यूएस मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं इस पूरे स्ट्राइक में जो है वो मारे गए। सो 1 घंटे के अंदर ही जापान जो है ही वेंट अहेड एंड पर्टिकुलरली कैप्चर द फिलीपींस को कैप्चर कर दिया। बट रियलिस्टिकली अगर हम सच में बात करें हम, तो ये रेकलेस था, मतलब इट वाज द स्टेप बाय दी लाइक जापान के थ्रू ये स्टेप लिया गया था। लोगों को ऐसा लगता है कि
मतलब कि उनके अकॉर्डिंग ऐसे सोचती, बच्चों जैसी सोचती कि किसी के ऊपर आप अटैक करोगे और वो आपके ऊपर करेगा नहीं। एंड देन कैप्चरिंग उस टेरिटरी भी आपने उसकी कैप्चर कर लिया, सोच रहे हो कि आप सेफ रहोगे, क्योंकि दे हैड सेड दैट दे वोंट इंटरफेयर इन द वॉर, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है कि वो अटैक नहीं करेंगे, वो वॉर में इंटरफेयर नहीं कहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम टेरिटरी यूएसए की कैप्चर करेंगे तो ऑब्वियसली अब कॉन्सिक्वेंसेज तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रह सकते हैं। सो यू कांट एक्चुअली एक्सेप्ट लाइक कि रिमेन इनएक्टिव रह सकते हो आप प्रेडिक्टिवली। अगर हम बात करें कि अमेरिका के वॉर और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि अमेरिका भी ये डिक्लेयर कर देता है कि हम भी वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका का ये डिक्लेरेशन होना कि वो लाइक वॉर में अगेंस्ट जापान ऑब्वियसली डिक्लेयर कर रहा है, ये डिक्लेरेशन डायरेक्टली थी, इट इज़ अगेंस्ट द जापान। और ये जो वॉर जो है दैट वाज देन यू कैन से दिस वॉर वाज पर्टिकुलरली ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है डिक्लेरेशन वो कर देता है। इसके बाद जो है ब्रिटेन और जो चाइना है इट डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट द जापान टू, ये भी इसके जापान के अगेंस्ट कर देते हैं। तो ये सब देखकर नाजीज जो है जर्मनी के और जो इटाली के, उन्होंने वॉर कर दिया यूएसए के ऊपर। 3 days लेटर, 3 दिनों के बाद ही जब बात होती है, बाय द एंड ऑफ 1941 वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज इन अ फुल स्विंग, पूरे जोर शोर से एकदम चल रहा था। सारे जो मेजर कंट्रीज थे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर दिया। अब बिना किसी विदाउट गोइंग इनटू लाइक बहुत सारी डिटेल्स में मैं बात नहीं करूँगी। अब हम आते हैं सरेंडर की, किस तरीके से इटाली ने सरेंडर 1943 में कर दिया, 30 अप्रैल को 45 में, और देन सो ऑन चीज़ें चलती हैं। अब क्या 1945 में ऑब्वियसली हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया था, अपने आप को ही शूट कर लिया उसने। उसके बाद जो है जर्मनी ने भी उसके बाद सरेंडर कर दिया। और एक्सेस पावर में से बात करें हम तो जापान केवल एक ऐसा कंट्री बचा था जो सरेंडर नहीं करना चाह रहा था, और वो कर भी नहीं रहा था, ठीक है ना। यही इसका मेन कॉज बना कि बॉम्बार्डमेंट आपको देखने को मिला बाद में। देखो ये सब होने के बाद भी डिस्पाइट द कॉन्टिन्यू इतने सारे लॉसेस भी होते जाते थे। जापान के जो एम्परर थे ना, उनका मन ही नहीं कर रहा था सरेंडर करने का। वो सोच रहे थे कि लाइक इट इज़ इंटरेस्टिंग, हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जापानीज़ का फैसिज्म जो हमको देखने को मिलता है उसका। सो फ्रेंड्स, द थिंग दैट जो कॉमन फोक है इन द जापान की बात करें, इट वॉज लाइक ब्रेन वॉश्ड हो गए थे बहुत सारे लोग, जो मतलब एम्परर कह दे बस उनको वही फॉलो करना है। उस टाइम के जो एम्परर थे वो थे आपका हिरोहितो बोलते हैं, ठीक है ना। हिरोहितो जो उस टाइम के थे एम्परर वहाँ के। पीपल वर टोल्ड लाइक हिरोहितो वाज द ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड्स, उनका ऐसा मानना था। तो सब उनकी बातों के एकदम बिल्कुल ले लेते कि चलो ठीक है, जो वो कह रहे हैं वही करेक्ट है, अब और तो कुछ भी गलत नहीं है, जो उन्होंने कह दिया बस वही अपन को करना है। एंड अगर सपोज करो वो ऐसा नहीं करते थे, अगर जिसने ऐसा नहीं किया तो उनको ट्रेटर्स बोला जाता कि आप ट्रेटर्स हो, आपने उनको बातों को फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। कि एम्परर कुछ भी कह दे, अगर एम्परर बोल रहा है कि हमने दूसरी कंट्रीज में कॉलोनाइज इसलिए किया है, हम अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, मतलब अपनी जनता के अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो ठीक है अच्छे के लिए। अगर हम वॉर में जा रहे हैं तो वो अच्छे के लिए, ये सब उनका गुड पर्पस के लिए वो मान जाते थे। जो ऐसा इंसान जो कि अपोज करता है वॉर पे, लाइक इन द जापान दे वर लाइक हंटेड डाउन, दे वर एग्जीक्यूटेड। एडिशनली कुछ जापानीज जो कल्चर्स हैं ट्रेडिशंस के साथ में, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। सो दीज वर लाइक मॉडिफाइड, एक मैनिपुलेटिव लाइक पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हम बुशिदो सुरुमाई की एक ट्रेडिशन चालू हुआ था, सुमेराई एक ट्रेडिशन चालू हुआ था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो सुमेराइज होते थे दे हैव टू बी अवेयर ऑफ द डेथ ऑफ ऑल द टाइम्स, मतलब कि सब हर एक टाइम वो डेथ के लिए अवेयर रहते कि कभी भी हो सकता है ऐसा। तो दे शुड थिंक ऑफ इट एज अ एंड, वो सोचते कि नॉट शुड आई फियर इट, मतलब ना तो मुझे डरना है, और बट दे मॉडिफाई, इस ट्रेडिशन को उन्होंने मॉडिफाइड किया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया एक ट्रू सैमुराई के फॉर्म पे। दैट इज वन हु इज विलिंग टू डाई फॉर the emperor, that is the one who considers dying for the emperor, it would be the greatest honor। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को और greatest emperor के फेवर में ही कर दिया गया। and surrendering to the enemies is a humiliation, so if the people were brainwashed, तो इस तरीके से लोग बोल सकते हैं brain washed किए गए थे। people will be like willing to lay down their lives, friends, this is what happening actually। तो आपको ये समझना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें जो हो रही थी। जापानीज जो पीपल थे they were brainwashed into the committing the organized suicide attacks also। my god, बहुत खराब एक्सट्रीम सिचुएशन तक पहुंच गए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के मैं 2 पार्ट्स लेकर के आऊँ, और इवन 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि लंबी काफ़ी हो जाएगी। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना बहुत बाकी है, और बहुत लाइक डीप में चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को, तभी आप किसी चीज़ की कंक्लूजन के टुवर्ड्स पहुँचेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक इस वीडियो को देखिए और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो के।